हेलो नमस्कार। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल जीएस एग्जाम वेंटर। आज हम ये वीडियो लेकर आ रहे हैं। ये हमारा एक प्रैक्टिस सेशन है और ये जो पेडागोजी के क्वेश्चन है ये एक बार सी टेट में आ चुके हैं। तो प्रीवियस इस क्वेश्चन को हम लगाएंगे और हमारा जब हम कोई क्वेश्चन को लगाते हैं, ठीक है, तो हमारी अप्रोच रहनी चाहिए कि हमें तो पहला जो सही ऑप्शन है वो पता होना चाहिए। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो हमें एलिमिनेशन अप्रोच अपनानी चाहिए। एलिमिनेशन अप्रोच में क्या होता है कि जो आंसर्स हमको लगता है कि क्वेश्चन के कॉन्टेक्स्ट में फिट नहीं बैठ रहे हैं उनको एलिमिनेट करते जाना है और जो लास्ट में ऑप्शन बचता है उसको वो ऑप्शन हम सही मान लेते हैं। तो हम क्या करेंगे कि जो भी क्वेश्चन है तो उनके जो ऑप्शन है हम सारे ऑप्शन की बात करेंगे। जो ऑप्शन सही है तो वो क्यों सही है, गलत ऑप्शन है तो क्यों गलत है। अब देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, कृतिका अक्सर घर में ज़्यादा बात नहीं करती लेकिन विद्यालय में वह काफ़ी बात करती है, यह दर्शाता है। अब एक बच्ची है कृतिका, वो घर पर ज़्यादा बात नहीं करती है और विद्यालय में ज़्यादा बात करती है। तो इसका मीनिंग क्या हो सकता है, देखते हैं। शिक्षकों की मांग होती है कि बच्चे विद्यालय में खूब बात करें। ऑप्शन बी, कृतिका को अपना घर बिल्कुल पसंद नहीं है। ऑप्शन सी, उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है। डी, विद्यालय हर समय बच्चों को खूब बात करने का अवसर देता है। अब देखते हैं जो ऑप्शन ए है, शिक्षकों की मांग होती है कि बच्चे विद्यालय में खूब बात करें। ये ऑप्शन गलत है क्योंकि बच्चे खूब बात करें यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट नहीं दिया गया है कि किस कॉन्टेक्स्ट में बच्चे खूब बात करें। अगर ज़्यादा बात करेंगे तो फिर टीचर जो टीचर का जो पढ़ाने का तरीका है वो कैसे पढ़ा पाएंगे। बच्चे अगर आपस में बिजी रहेंगे तो टीचर को जो पढ़ाना है वो कैसे समझा पाएंगे। तो ये ऑप्शन गलत हो जाता है। नेक्स्ट है, कृतिका को अपना घर बिल्कुल पसंद नहीं है। ये ऑप्शन गलत है। यहाँ पर ऐसी कोई बात नहीं बताई है क्वेश्चन में कि उसको घर पसंद है या नहीं, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। सी ऑप्शन है, उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है। ये सही ऑप्शन है। अब ये देखिए सही कैसे हो सकता है। जो बच्चे होते हैं हमने देखा है कि कुछ बच्चे एक पर्टिकुलर इंसान के साथ या पर्टिकुलर ग्रुप के बच्चों के साथ ज़्यादा बात करते हैं और कुछ लोगों के साथ कम बात करते हैं। तो हो सकता है कि उनके विचारों को ज़्यादा मान्यता दी जाती हो, जो बात कह रहे हो उनको सुना जाता हो। तो वहाँ पर जो मान्यता मिल रही है, ठीक है, एक कॉन्सेप्ट होता है गुड गर्ल गुड बॉय और बैड गर्ल बैड बॉय, ठीक है। ये कहाँ पर आता है कि ये आता है जब बच्चे ने सही काम किया तो हम उसको शाबाशी देते हैं, उससे वो प्रशंसा करते हैं। तो वहां पर एक तरह से हम मान्यता दे रहे हैं कि हाँ तुमने सही किया है या तुम्हारा बात सही है, तुम्हारा विचार सही है। ठीक है, तो ऑप्शन सी सही है। अब ऑप्शन बचता है डी, विद्यालय हर समय बच्चों को खूब बात करने का अवसर देता है। गलत। यहाँ पर लिखा है हर समय। हर समय बच्चों को बात करने का अवसर नहीं दिया जा सकता। अगर हर समय बात करने का अवसर दिया जाएगा तो फिर जैसे कुछ एक्टिविटीज़ होती हैं तो उनमें बच्चे फोकस नहीं कर पाएंगे। टीचर अगर कुछ बताते हैं तो उन पे कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे। तो ये ऑप्शन गलत हो जाता है और सही ऑप्शन होता है हमारा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा इस क्षेत्र उद्देश्य के साथ संबंध है। ऑप्शन ए, सामाजिक दर्शन। अब हमें क्या समझना है, सबसे पहले हमें समझना है कि हम जो सी टेट की तैयारी कर रहे हैं हम एक तरह से प्राइमरी लेवल की तैयारी कर रहे हैं। प्राइमरी लेवल का मतलब जो प्राइमरी क्लासेस में बच्चे आएंगे हम उनको पढ़ाने के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए ए ऑप्शन है सामाजिक दर्शन। सामाजिक दर्शन अभी अभी बच्चे ने क्या किया है, प्राइमरी क्लासेस हैं उनकी, उनको हमें फोकस होना चाहिए कि किस तरह से वो लर्निंग पर फोकस कर पाए, किस तरह से समझ पाए। वो हमें सामाजिक की यहाँ पर बात नहीं कर सकते। तो ऑप्शन ए गलत हो जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन है मीडिया मनोविज्ञान। मीडिया का बच्चों के साथ ऐसा कोई रिलेशन नहीं होता है जिससे कि एक टीचर और बच्चा और मीडिया इनको आपस में रिलेट किया जा सके प्राइमरी लेवल पर। तो ये ऑप्शन गलत हो जाता है। ऑप्शन सी, शिक्षा विज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान, ये ऑप्शन सही है। शिक्षा मनोविज्ञान जो हम पेडागोजी होती है, ठीक है, पेडागोजी हो गया, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, जब हम पढ़ते हैं तो हमारा फोकस रहता है कि किस तरह से बच्चे समझ पाए। हमें ये समझना एज अ टीचर, हमको समझना होता है कि बच्चे क्या समझ सकते हैं, बच्चे किस प्रकार से समझ सकते हैं, उनको कैसे समझाया जा सकता है, क्या क्या उनमें
जो अवरोध हो सकते हैं लर्निंग में, वो आ सकते हैं। तो यहाँ पे शिक्षा मनोविज्ञान ये महत्वपूर्ण है। डी समाजशास्त्र, ये भी ऑप्शन गलत हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा, अभिप्रेरणा को मोटिवेशन कहा जाता है। पिछले सीखे हुए को नए अधिगम से अलग करती है, ये ऑप्शन गलत हो जाता है। देखो, पिछले सीखे हुए को नए अधिगम से अलग करती है, ये ऑप्शन गलत इसलिए होता है क्योंकि बात हो रही है अभिप्रेरणा का। अभिप्रेरणा का मतलब है कि एक ऐसी डिजायर कि आपको कोई काम करने के लिए मजबूर करती है। एक इंटरनल फोर्स हो सकता है, एक एक्सटर्नल फोर्स हो सकता है, एक ऐसा फोर्स हो सकता है जो आपको कार्य करने के लिए क्या करती है, आपको सुचारू करती है कि आपको ये काम करना है। तो यहाँ पर सीखने से मतलब नहीं है, यहाँ पे अधिगम को अलग करने से इसका कोई मतलब नहीं है। ये बस आपको मोटिवेट कर रहा है कि आपको ये काम करना है। तो ये ऑप्शन गलत होता है। अब देखते हैं बी, विद्यार्थियों को एक दिशा में सोचने को योग्य बनाती, ये गलत हो जाता है। अब ये गलत क्यों हो जाता है? यहाँ पर लिखा है एक दिशा में। अब जैसे जैसे कोई क्वेश्चन है, अगर उस क्वेश्चन में आप जा रहे हैं, अगर जैसे वाष्प है, ठीक है, वाष्प कैसे बनती है, वाष्प कैसे बनती है, अगर आप ये बच्चों को समझा रहे हैं तो यहाँ पर क्या होता है, तो आप पहले तो वाष्प बनती कैसे है, तो सबसे पहले तो पानी होना चाहिए, फिर हीट होनी चाहिए, ताप होना चाहिए, तापमान कितना होना चाहिए। अब वो तापमान कैसे अटेन किया जा सकता है, ठीक है, क्या प्रोसेस होता है। तो यहाँ पर क्या है, हम एक दिशा में नहीं सोच रहे हैं, हमको कई चीजें सोचनी पड़ेंगी कि किस तरह से एक वाष्प होता है, हम उसके कॉन्सेप्ट को समझ सके। तो यहाँ पर तो एक दिशा की बात हो रही है, तो ये भी गलत हो जाता है। अब हम बता सकते हैं जैसे कि इस प्रोसेस में क्या क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। ईंधन की ज़रूरत पड़ती है, ईंधन कहाँ से आता है, फॉरेस्ट से आता है। फॉरेस्ट में जो गीले पेड़ होते, हरे पेड़ होते हैं, क्या उनका उपयोग किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता है। सूखे पेड़ से ही ईंधन बनाया जा सकता है। तो बहुत सारी चीज़ें कि हम क्या है, हम डाइवर्स हो रहे हैं, यहाँ पर जो थिंकिंग में डाइवर्जन हो रहा है। तो ये ऑप्शन तो गलत हो जाता है। सी ऑप्शन है, शिक्षार्थियों में सीखने के प्रति रुचि का विकास कर, ये ऑप्शन सही है। रुचि, इंटरेस्ट। देखिए, हम कोई काम करते हैं तो अगर हमारी उसमें रुचि है, इंटरेस्ट है, तब वो काम हम ज़्यादा अच्छे से करेंगे, उसको काम करने का हमारा मन होगा, मतलब हम मोटिवेटेड रहेंगे उस काम को करने के लिए। तो इंटरेस्ट एक बहुत ही बड़ा फैक्टर होता है मोटिवेशन में, तो ये ऑप्शन सी सही होता है। डी ऑप्शन देखते हैं, शिक्षार्थियों की स्मरण शक्ति को पैना बनाती, गलत। मोटिवेशन का और स्मरण शक्ति का कोई ऐसा रिलेशन नहीं होता है कि उसको पैना बनाती हो, शार्प करती हो। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में पाठचर्या शब्दावली की ओर संकेत करती है। पाठचर्या का मतलब क्या होता है? पाठचर्या का एक, इसको इंग्लिश में करिकुलम कहा जाता है कि करिकुलम जो भी विद्यालय में सीखता है। अब वो करिकुलम क्या हो सकता है? रिटर्न भी हो सकता है और नॉन रिटर्न भी हो सकता है। रिटर्न का मतलब होता है कि जो टाइम टेबल होता है, क्या बुक्स होंगी, क्या किताबें हों, क्या चैप्टर्स पढ़ाए जाएंगे, क्या मेथडोलॉजी अपनाई जाएगी। और एक्स्ट्रा करिकुलर या फिर जो नॉन करिकुलर एक्टिविटीज़ होती है, उसमें ये आता है जैसे कोई एक्टिविटी कराई जाती है, रैंडम एक्टिविटी करा दी, कहानी, ये जो चीज़ें आती हैं। तो मतलब कि जैसे कोई प्रोग्राम हो रहा है, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि हमको पाठ्यक्रम से लेके चलना होता है, कुछ चीज़ें जो कि पाठ्यक्रम में नहीं होती हैं। जैसे बच्चा किसी दूसरे बच्चे से सीख सकता है, ये पाठ्यक्रम में नहीं है लेकिन वो सीख रहा है, तो वो एक्स्ट्रा करिकुलर या फिर नॉन करिकुलर जो कि रिटर्न नहीं है, तो वो चीज़ हो जाती है। लेकिन वो भी जो, अगर हम एक ज़्यादा एक वाइड पैमाने की बात करें तो उसमें पाठचर्या में आ जाता है। अब देखते हैं ऑप्शन है, विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिससे विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं, ये ऑप्शन सही है। विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम, संपूर्ण कार्यक्रम में इसमें क्लासेस भी आ जाती हैं, ठीक है, और प्ले, ठीक है, खेल वगैरह भी आ सकते हैं, और असेंबली, ठीक है, ये चीज़ें आ सकती हैं, और गार्डनिंग भी आ सकता है। तो कई सारी चीज़ें आ जाती हैं विद्यालय के जो संपूर्ण कार्यक्रम है पाठ्यक्रम में। ऑप्शन ए सही है। ऑप्शन बी गलत इसलिए है क्योंकि मूल्यांकन प्रक्रिया, मूल्यांकन केवल एक चीज़ की बात की जा रही है, मूल्यांकन की बात की जा रही है, लेकिन पाठचर्या काफ़ी बड़ा एक टॉपिक होता है। अब देखते हैं सी, कक्षा में प्रयुक्त की जाने वाली पाठ्य सामग्री, ये गलत है। अगर कक्षा, यहाँ केवल कक्षा की बात हो रही है, लेकिन कक्षा के बाहर जो होता है जैसे असेंबली हो गई, प्लेग्राउंड हो गया, तो वो चीज़ें इसमें शामिल नहीं की गई हैं, लेकिन वो चीज़ पाठ्यचर्या में होती है, ये गलत है। ऑप्शन डी गलत है। शिक्षण पद्धति एवं पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु, फिर से वही बात की गई यहाँ पे, शिक्षण पद्धति और पढ़ाई जाने वाली वस्तु,
केवल पढ़ाई जाने वाली वस्तुओं से सर्वांगीण विकास नहीं हो सकता, आपको प्लेग्राउंड शामिल करना पड़ेगा। ठीक है, ये चीजें शामिल करनी पड़ेंगी, इसलिए हमारा ऑप्शन ए सही जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है शिक्षण पद्धति के सिद्धांतों पर। गलत। शिक्षण पद्धति के सिद्धांतों पर आधारित नहीं हो सकती, क्योंकि देखिए शिक्षण पद्धति की जब बात करते हैं तो हम एक चीज वहां पे हटा देते हैं, उसको एक तरह से डिसवैल्यू कर देते हैं, वो है विकास। हम केवल एक साइकोलॉजिकल फैक्टर पे हम जाते हैं, ठीक है, एक लर्निंग अप्रोच पे जाते हैं, बट साइकोलॉजिकल और डेवलपमेंट इनका तालमेल नहीं हो पाता है। ऑप्शन बी सही है, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर। ये ऑप्शन सही है, ठीक है, विकास, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। अब ये सही क्यों है? अब बात हो रही है शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है। खेल पद्धति का मतलब होता है विकास, डेवलपमेंट। अब डेवलपमेंट हो रहा है तो वो फिजिकल तौर पे भी तो होता है, जैसे आप एक्सरसाइज करोगे, खेल खेल अगर हो रहा है तो आप क्या है, फिजिकली एक्टिव एक्टिव रहोगे, तो आपको जो फिजिकल डेवलपमेंट है वो हो रहा है। रही बात मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर, अब ये कैसे होगा? जैसे आप कोई खेल खेलते हैं, खेल खेलते हैं तो एक ये मेंटल प्रोसेस ये रहता है कि अगर जैसे आप क्रिकेट खेल रहे हैं तो वहाँ पर एक अप्रोच लगानी पड़ती कि हमको किस प्रकार से बॉलिंग करनी चाहिए कि जो बैट्समैन है वो उस बॉल को डील ना कर पाए। ठीक है, हमें समझना पड़ता है कि शायद ये ट्रिक काम कर जाए कि अगर बॉल को मैं शॉर्ट लेंथ में या फिर लॉन्ग में डालना हूँ तो हो सकता है आउट हो जाए। तो एक मेंटल जो प्रोसेस है वो भी चलती है, एक साइकोलॉजिकल अप्रोच भी आ जाती है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही जाता है। सी है शिक्षण के समाजशास्त्री सिद्धांतों पर। गलत ऑप्शन। शिक्षण के समाजशास्त्र, समाज की बात की जा रही है यहाँ पर, बात तो यहाँ हमें खेल की जा रही है, आजकल फिजिकली तौर पे एक्टिवेट होना पड़ेगा, यहाँ पर केवल समाज की बात की जा रही है। गलत हो जाता है ऑप्शन। ऑप्शन डी आता है शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के सिद्धांतों पर। यह ऑप्शन गलत हो जाता है। शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के सिद्धांत पर, यहाँ पर कार्यक्रम की बात की जा रही है, ठीक है, केवल कार्यक्रम की बात की जा रही है शारीरिक शिक्षा के, लेकिन जो मेन कॉन्सेप्ट होता है खेल का वो होता है कि यहाँ फिजिकल तौर पर डेवलप हो जाए और मेंटली तौर पर डेवलप हो। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बच्चा अतीत की समान परिस्थिति, इसको ध्यान रखना है, अतीत की समान परिस्थिति में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है, यही किससे संबंधित है? अब देखते हैं। सीखने का प्रभाव नियम, ये ऑप्शन गलत हो जाता है। प्रभाव का नियम लॉ ऑफ अफेक्ट, लॉ ऑफ अफेक्ट तब काम करता है जैसे आपने कोई काम किया, अब उसका जो रिजल्ट आता है उस रिजल्ट के बाद क्या आप उस काम को दोबारा करने का मन बनाते हैं, वहां पर काम करता है लॉ ऑफ इफेक्ट। जैसे कि आपको किसी ने काम करने पर चॉकलेट दे दी तो आप क्या सोचोगे कि मैं दोबारा से काम करूं, मुझे चॉकलेट मिलेगी, तो वो तो लॉ ऑफ इफेक्ट हो जाता है। अब आता है सीखने की प्रक्रिया का अभिवृत्ति नियम, ये गलत हो जाता है। अभिवृत्ति की बात की जा रही है, लेकिन यहाँ पर क्या की जा रही है, समान परिस्थिति में की गई अनुक्रियाओं की बात हो रही है। ठीक है, सीखने का तत्परता नियम, ये ऑप्शन गलत है, इसको लॉ ऑफ रेडीनेस भी कहा जाता है। लॉ ऑफ रेडीनेस में क्या होता है कि आपको फिजिकल तौर पर और मेंटली तौर पर प्रिपेयर रहना पड़ेगा। जैसे कि आपको जैसे किसी बच्चे को आप क्रिकेट सिखा रहे हैं, अगर वो फिजिकली तौर पर फिट ही नहीं है तो आप उसको क्रिकेट कैसे सिखा सकते हो? उसमें भागना होता है, दौड़ना होता है, कैच करना होता है, बॉलिंग करनी होती है। अगर वो फिजिकली तौर पर फिट नहीं है तो आप उसको जो आप सिखा रहे हो उसका कोई आउटकम रहेगा ही नहीं, कोई पॉजिटिव आउटकम नहीं आएगा, तो ये गलत हो जाता है। डी ऑप्शन सीखने का सादृश्यता नियम, ये सही है। सादृश्यता नियम अब क्या कहता है? सादृश्यता नियम ये कहता है, देखो, जैसे कि आ, किसी बच्चे ने क्या किया, जैसे पानी उबल रहा है और उसमें हाथ डाल दिया, अब गरम लगा, उसने हाथ बाहर खींचा, अब उसको क्या लगा कि गरम लगा, उससे पेन हुआ। अब एक स्कीमा बन जाता है, ठीक है, एक नॉलेज का एक पैटर्न बन गया कि ये गरम है, अगर मैं इसमें हाथ डालूंगा तो मुझे दर्द होगा। अब क्या हुआ, फिर से अगर वही चीज़ होती है, अभी क्या है, एक छोटे से बर्तन में पानी उबल रहा है, ठीक है, तब वो डर गया। अब बड़े बर्तन में उबालोगे तब भी वो नहीं करेगा, पॉसिबिलिटी रहेगी वो नहीं करेगा, क्योंकि वो सीख चुका है। क्या सीखा है? सेम पैटर्न यहाँ पर फॉलो हो रहा है, जो पैटर्न यहाँ पे था वही पैटर्न यहाँ पे फॉलो हो रहा है। जैसे आप छोटी साइकिल चलाना सिखाते हैं बच्चे को, तो उसके बाद तो बड़ी साइकिल चलाना भी सीख लेता है खुद से ही। आप एक बार छोटी साइकिल से चलाना सिखाएंगे तो वो कोशिश करता है बड़ी साइकिल खुद से चला ले, तो वहाँ पे सादृश्यता का जो नियम है वो फॉलो होता है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है दूसरों के साथ झगड़ना, अभिव्यक्ति में नवीनता, जिज्ञासा, सृजनात्मक विचार। अब देखो, सृजनात्मक विचार, क्रिएटिविटी होनी चाहिए, होती है, ये एक प्रतिभाशाली बच्चे की वैल्यू होती है, गुण होता है। जिज्ञासा, ये भी होता है प्रतिभाशाली बच्चे में। अभिव्यक्ति में नवीनता, ये भी होता है। दूसरों के साथ झगड़ना, ये नहीं होता है। दूसरों के साथ झगड़ने का मतलब है कि वो जो उसका परिवेश है, जो वातावरण है, एनवायरमेंट है, उसके साथ अनुकूलन कर ही नहीं पा रहा है। लेकिन जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं वो अनुकूलन कर लेते हैं, ठीक है, वो सामंजस्य बिठा लेते हैं। तो ऑप्शन एक गलत हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। विशेष आवश्यकता वाले बच्चे कौन से होते हैं? ऐसे बच्चे होते हैं जो कि हो सकता है दृष्टि विकार हो सकता है सही से सुन ना पाते हो सकता है कुछ मसल्स में डिफॉर्मिटी हो। तो ऐसे बच्चे जो जिनको हम दिव्यांग कह सकते हैं, दिव्यांग जिनको कह देते हैं, तो वो विशेष बच्चे होते हैं। अब विशेष बच्चे में ऐसे भी बच्चे आते हैं जो बहुत ही ज़्यादा पढ़ने में एक्टिव होते हैं, जो गॉड गिफ्टेड जिनको कहा जाता है। जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं वो भी इसमें आ जाते हैं। अब ऑप्शन देखते हैं, विशेष विद्यालयों में विशेष बच्चों के लिए विकसित पद्धतियां द्वारा। गलत ऑप्शन है। अब जब हम नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क की बात करते हैं तो उसमें कॉन्सेप्ट है इंक्लूसिव एजुकेशन का। इंक्लूसिव एजुकेशन मतलब समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा का कॉन्सेप्ट यही है कि विभिन्न विभिन्न बैकग्राउंड के बच्चे, मतलब जो प्रतिभाशाली बच्चे हो सकते हैं, उसमें कमज़ोर वर्ग के बच्चे हो सकते हैं, तो ऐसे पिछड़े वर्ग के बच्चे, ऐसे बच्चे, उन सबको हमें एक साथ एक ही कक्षा में पढ़ाना है, ठीक है। तो वो कॉन्सेप्ट फेल हो जाता है, तो इसलिए ये ऑप्शन गलत है। विशेष विद्यालयों में फिर से कॉन्सेप्ट हमारा इंक्लूसिव एजुकेशन का फेल हो जा रहा है। सी ऑप्शन, विशेष विद्यालयों में शिक्षकों द्वारा। अब विशेष, यहाँ पर देखो, विशेष विद्यालय, विशेष विद्यालय, विशेष विद्यालय, ये ऑप्शन तीनों गलत हैं, क्योंकि अगर आप उनको विशेष विद्यालय में ले जाओगे तो जो इंक्लूसिव एजुकेशन का कॉन्सेप्ट है, समावेशी शिक्षा का कॉन्सेप्ट है, वो फेल हो जाता है। तो ऑप्शन डी सही है। ऑप्शन डी क्या कहता है, अन्य सामान्य बच्चों के साथ, मतलब जैसे बाकी बच्चे क्लास में बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं वैसे यहाँ पे इनको भी डील करो क्लास में बैठा के। अब ऐसा हो सकता है जिसको देखने में थोड़ी प्रॉब्लम होती हो, उसको आप पीछे से उठा के आप आगे बिठा दो, ताकि जो बोर्ड पे आप लिख रहे हैं, समझा रहे हैं, वो अच्छे से समझ पाए। ये आप मेजर्स अपना सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि उनको एक विशेष जो कहते हैं फैसिलिटी में उनको डाल दो। ऐसा नहीं होना चाहिए इंक्लूसिव एजुकेशन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकलन को उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए स्पेस के प्रति सचेत रहना चाहिए। उपयोगी और रोचक क्या चीज़ है? आकलन। अब देखते हैं, विद्यार्थियों को बुद्धिमान या औसत शिक्षार्थी की उपाधि है। ये बिल्कुल गलत ऑप्शन है। हम क्लास में किसी बच्चे को एक औसत और बुद्धिमान बच्चे की उपाधि नहीं दे सकते, ये ऑप्शन गलत है। क्योंकि यहाँ अगर आप ऐसा करोगे तो भेदभाव वाला जो चीज़ है वो आ जाती है। नेक्स्ट है, शैक्षिक और सह शैक्षिक क्षेत्रों में विद्यार्थियों के सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विविध तरीकों का प्रयोग करना। ये ऑप्शन सही है। शैक्षिक का मतलब ये है कि जो आप चैप्टर पढ़ा रहे हैं, जो आपका रिटन करिकुलम है, आप उस हिसाब से उसको एवेल्यूट कर रहे हैं। सह शैक्षिक का मतलब है जैसे कि जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं बच्चों द्वारा, किस खेल में भाग लिया, खेल में किस तरह का प्रदर्शन है, कोई एक्टिविटी है, कोई मनोरंजन एक्टिविटी है, कोई इंटरेस्ट उसका है, तो उन चीज़ों को एवेल्यूएट करके ही आकलन को उपयोगी और रोचक बनाया जा सकता है, ठीक है। अब ये ऑप्शन हमारा सही है, बी ऑप्शन। सी ऑप्शन गलत है। यहाँ पर प्रतिपुष्टि की बात हो रही है कि तकनीकी भाषा का प्रयोग करना। अब हम बच्चों के साथ डील कर रहे हैं, तो हम तकनीकी भाषा को कैसे फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि बच्चों को क्या हो रहा है कि भाषा वो सीख रहे हैं अभी, तो वहाँ पर हम तकनीकी भाषा फॉलो नहीं कर सकते प्रतिपुष्टि में। ऑप्शन डी, अलग अलग विद्यार्थियों में तुलना करना, ये ए ऑप्शन और डी ऑप्शन मैच करते हैं। तुलना हम कर ही नहीं सकते बच्चों में, क्योंकि सारे बच्चे एक समान होते हैं जब हम उनको पढ़ाते हैं। तो डी ऑप्शन गलत हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? गणितीय विकास, पठन विकार, व्यवहार संबंधी विकास, मानसिक विकास। अब देखते हैं जहाँ पर ये लेक्सिया आ जाता है, एक जगह आता है ग्राफिया, डिसग्राफिया, ठीक है, ये संबंधित होता है लिखने से। ये हो गया लेक्सिया, डिसलेक्सिया, ये संबंधित होता है पढ़ने से। तो हमारा ऑप्शन बी सही है, पठन विकार। लेकिन हमें समझते हैं डिसलेक्सिया होता क्या है।
एक्चुअली जो डिसलेक्सिया होता है उसमें क्या होती है, उसमें इंफॉर्मेशन प्रोसेस, इंफॉर्मेशन प्रोसेस, जो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग होती है वो सही से नहीं हो पाती है। अब वो क्यों नहीं हो पाती है देखते हैं। जैसे कि अगर लिखा हुआ है यू आर गुड, एक जो नॉर्मल बच्चा है जिसको डिसलेक्सिया नहीं है वो इसको पढ़ेगा यू आर गुड, उसको क्या दिख रहा है कि यू ये सेपरेट है, ये सेपरेट वर्ड है, ये सेपरेट वर्ड है, तो यू आर गुड उसने आराम से पढ़ लिया। लेकिन जो डिसलेक्सिया से ग्रस्त जो बच्चे होते हैं उनमें क्या हो सकता है, जैसे लिखा है बाई ओ यू आर, ये देखो ये क्या है, ये लाइन जो है वो लाइन ये लिखी है, लेकिन बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं क्योंकि जो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग है वो सही नहीं हो पा रही, उसको अक्षर इधर उधर जाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। जैसे यू, ये होना हो चाहिए ये और ये, ठीक है, लेकिन वो सही से पढ़ नहीं पा रहा है, वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहा है कि ये एम है, ये डब्ल्यू है, ये एस है या ये फाइव है, वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहा है क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग है वो यहाँ पे सही नहीं हो पा रही है। तो डिसलेक्सिया हो जाएगा पठन विकास से संबंधित। अगला क्वेश्चन है, बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को भूमिका निभानी चाहिए। अग्रोन्मुखी, सहानुभूतिपूर्ण, नकारात्मक, तटस्थ। अग्रोन्मुखी, अग्रोन्मुखी क्यों? क्योंकि जब सीखने की प्रक्रिया होती है तो हमें इस प्रकार से बच्चों से डील करना चाहिए कि जब वो लर्निंग करें तो आगे बढ़े, मतलब जो लर्निंग का ग्राफ है वो आगे बढ़ता जाए। ऐसा नहीं है कि हम उनको सहानुभूति दिखा रहे हैं, अगर वो सीख रहे हैं नहीं पा रहे हैं सीख पा रहे हैं, सहानुभूति नहीं दिखानी है। नकारात्मक जो नेगेटिव बिहेवियर है वो नहीं रखना है। तटस्थ, हमको बिल्कुल तटस्थ नहीं रहना है, हमको कोशिश करनी है कि बच्चे आगे बढ़े सीखते हुए, तो जो अग्रोन्मुखी है ये ऑप्शन सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यही विचार संबंधित है। कभी ना समाप्त होने वाली, सिंपल सी बात है, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा निरंतरता का सिद्धांत। निरंतरता का सिद्धांत मतलब लगातार चलने वाला, जन्म से लेकर जब तक मृत्यु ना हो जाए तब तक क्या है, विकास है वो चलता रहता है। विकास इन टर्म्स ऑफ फिजिकल डेवलपमेंट और इन टर्म्स ऑफ थॉट मेंटल प्रोसेस, ये हो जाता है। तो ए ऑप्शन सही आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया। बिल्कुल हमें कहीं नहीं देखना जहाँ पे अंतर्दृष्टि आ जाए वहाँ पे गेस्टाल्टवादी आ जाते हैं। अब गेस्टाल्टवाद, जो गेस्टाल्टवादी होते हैं वो क्या कहते हैं, जो स्कूल ऑफ साइकोलॉजी गेस्टाल्ट है वो ये कहता है कि आ, कोई प्रॉब्लम है उसको हम एज अ होल देखेंगे तब हम ज़्यादा बेटर तरीके से अंडरस्टैंड कर पाएंगे इन कंपैरिजन ऑफ उसके पार्ट्स को देखना। मतलब जैसे एक समस्या है तो किसी समस्या को सॉल्व करने के लिए हमें उस समस्या के बारे में पूरी तरह से पता होना चाहिए, उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, तब जो आंसर है सोल्यूशन है वो हमारे अंदर अचानक से आ जाएगा। अचानक से आ जाएगा मतलब हमारी जो इंसाइट है, इंसाइट में आ जाएगा, अंतर्दृष्टि से उसका सोल्यूशन आ जाएगा। अंतर्दृष्टि को इंसाइट कहा जाता है, इसको इंसाइट लर्निंग थ्योरी भी कहा जाता है। इससे जो संबंधित वर्ड होते हैं वो होते हैं विंगो, आहा और यूरेका। जहां पर ये तीनों वर्ड आ जाते हैं वहां पर आपको कुछ नहीं सोचना है, सीधे सीधे अंतर्दृष्टि और गेस्टाल्ट समझ जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं। जब बात होती है समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य तो हमें याद रखना है, कुछ नहीं देखना है, सीधे किशोरावस्था पे टिक कर देना है, ठीक है, क्योंकि ये बिल्कुल बहुत ही छोटा सा सवाल है। जब सब सक्रिय सदस्य होते हैं किशोरावस्था में आकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों के बौद्धिक विकास की चार विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई है। चार विशिष्ट अवस्था वो की है पियाजे द्वारा। अब कौन कौन सी अवस्थाएं देखते हैं। संवेदी गामक, ठीक है, फिर पूर्व संक्रियात्मक, तीसरी हो जाती है मूर्त संक्रियात्मक, और चौथी हो जाती है अमूर्त एक संक्रियात्मक।